बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का 2025 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यही पैटर्न इस बार भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में भी रहने वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर का बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। एक बार सभी लोग देख लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल के माध्यम से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार बीएड 2026 यानी कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का। एग्ज़ाम लिया गया था 28 मई 2025 को। और देखिए, ध्यान दीजिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए सभी लोग एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, यानी कि टोटल 120 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का आपका यहाँ पर 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये एक बार आप समझ लीजिए। तो देखिए, अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से हिंदी के भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, वहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका विद्यालयों में शिक्षण अधिगम है, उससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये टोटल आपका हो जाएगा 120 प्रश्न। इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए, 15 15 30 और 25 कितने हो गए? 30 और 25 यहाँ पर आपके हो गए 55। 55 और 40 कितने हो गए? 95, और 95 और 25 120 प्रश्न हो गए। इतना आप समझ गए। चलिए अब आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, लेवल क्या रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, सामान्य जानकारी, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ये आपका 56 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 56 से ये आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू कब किया गया था, यानी कि जो आपका मिड डे मील जो है ये आपका शुरू कब हुआ था। तो देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, मध्याह्न भोजन योजना, देखिए ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 को। और देखिए, यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किसके तहत? शिक्षा मंत्रालय के तहत, ठीक है। और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक, और आयु पूछेगा तो 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। देखिए, वर्ष 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। चलिए, पूरा मैं आपका जीके जीएस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी धातु
यानी कि कौन सा मेटल सबसे हल्की है निम्न में से, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो अगर हम इसमें से बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे हल्की धातु जो है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, चलिए लिथियम का अगर आपसे सिंबल पूछा जाएगा तो Li होता है। यहाँ पर देखिएगा तांबा का क्या हो जाएगा, तांबा का आपका Cu होता है। चांदी का क्या हो जाएगा, Ag, इस तरह से इसका सिंबल होता है। और सोना का Au होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह थी। राजगृह और कभी कभी क्या दे देता है ऑप्शन में, गिरिब्रज दे देता है। तो राजगृह और गिरिब्रज दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, राजगृह प्रारंभिक राजधानी थी या गिरिब्रज। इसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र बना था। तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और राजगीर जो है, राजगृह या राजगीर, ये 5 पहाड़ियों के बीच में बसा एक किलाबंद शहर था। 5 पहाड़ी, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये अगर हम मगध की बात करते हैं तो मगध राज्य यानी कि मगध महाजनपद ये मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो आपकी 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। टोटल 16 महाजनपद थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता करके जाइएगा। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, प्रारूप समिति, उसके बाद संचालन समिति, उसके बाद देखिएगा संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो समितियां थी ना उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रारूप समिति पूछा गया है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, वहीं अगर आपसे संचालन समिति का अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में जो है ना, ये सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। 1961 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था, स्थापित किया गया था। और 1965 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया था। और 1965 में ये पहली बार जी शंकर कुरूप को, ये मलयालम में थे, मलयालम कवि थे, जी शंकर कुरूप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जी शंकर कुरूप को जो है ये पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है ना, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी जो है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये किसको दिया गया है, तो ये आर पैरामुथु को दिया गया है। आर पैरामुथु को दिया गया, पैरामुथु आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये भी सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत ये आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत है क्या, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रगान है जन गण मन। तो जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और इस गीत को उनके द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और देखिए संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। और सबसे पहले वंदे मातरम को 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, उसी में गाया गया था। और वंदे मातरम के गायन में, मतलब इसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ये सारा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से भी प्रश्न बनते हैं। तो टिपिकली जो इम्पोर्टेंट दिवस है ना, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के
पेपर में। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मार्च है, 15 मार्च के दिन जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी के दिन विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मार्च। उसके बाद देखिए मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? मालगुडी डेज के लेखक हैं कौन? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है R.K. नारायणन है, ठीक है ना। R.K. नारायण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मुल्कराज आनंद का भी एक बुक है अनटचेबल, अनटचेबल यहाँ पर लिख देता हूँ अनटचेबल, याद रखिएगा अनटचेबल किसकी बुक है? तो याद रखिएगा मुल्कराज आनंद की है, तो यह ध्यान रखिएगा। मालगुडी डेज R.K. नारायणन की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो ये आपको याद होगा कि 1971 में जो है पाकिस्तान जो था, जिसको बांग्लादेश जो था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उस समय एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था और भारत ने काफ़ी मदद किया था बांग्लादेश को के निर्माण में, ठीक है ना। और ये शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, ये नाम जो घोषित किया गया था ये शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था। ये बांग्लादेश के जन्मदाता माना जाते हैं और इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, बंग बंधु के नाम से। अगर पूछा जाएगा बंग बंधु के नाम से किसको जाना जाता है तो शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब आरंभ किया गया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी ने 1930 में किया था, ठीक है। आपको याद होगा कि दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो पूछा जाता है कि दांडी मार्च गांधी जी ने कब किया था? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बात हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो 1930 में जो है गांधी जी ने आरंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? अच्छा नीला ग्रह तो आपको पता ही है, नीला ग्रह पृथ्वी है। हरा ग्रह याद रखिएगा अरुण है, अरुण, और इसको क्या कहा जाता है? इसको यूरेनस कहा जाता है, यूरेनस कहा जाता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यूरेनस में जो है वहाँ पर मीथेन गैस की इसके वायुमंडल में अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह। इसको भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है या पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है शुक्र को। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? देश का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है ये भारतीय रेलवे है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो देश में जो है परिवहन की सुविधा प्रदान करना जिसमें यात्री और माल दोनों की ढुलाई होती हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO देखिए पूर्ण रूप पूछा जाता है। अच्छा WHO पूछा जाएगा आपसे तो क्या बताएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ पर WTO पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1995 में हुआ था WTO का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, केवल एक ही उपग्रह है और वो चंद्रमा है।
है ना। चलिए, और पृथ्वी जो है ना यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है, ठीक है ना, न्यूनतम 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष है, ठीक है। चलिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया इतना डिटेल में, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, हरा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मंगल ग्रह को, और इसका रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो फ्रेंड्स, ये निरक्षरता पर, ठीक है ना। निरक्षरता निश्चित रूप से हो जाएगा। साक्षरता दर पर तो गुणवत्ता निर्भर करेगी, जितना आप साक्षर होइएगा आपका गुणवत्ता उतना बढ़ता जाएगा। कौशल निर्माण, व्यक्तियों के स्वास्थ्य, इन सब पर जो है निर्भर करता है आपका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जो है ये निर्भर करता है। बट निरक्षरता जो है ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए, विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था? विविधता में एकता, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस वाक्यांश का उपयोग किया था, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में जो है आम चुनाव हुआ था, और 51 में ये शुरू हुआ था, 51 के लास्ट में, और 52 में जाकर के ये फरवरी महीने में समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चुनाव में जो है 53 राजनीतिक पार्टियाँ भाग लिया था, जिसमें 14 राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में असमानता किस कारण से है? तो असमानता जो क्या है, हम लोग के बीच जो है असमानता है, ये जाति धर्म के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर, यहाँ पर जाति भी दिया गया है और लिंग भी दिया गया है। तो जाति लिंग के आधार पर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। असमानता जो है ये आपके जाति लिंग के आधार पर है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के हैं, और तेनजिंग नार्गे थे ये नेपाल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एडमंड हिलेरी दिया गया है, और तेनजिंग नार्गे का भी नाम रखिएगा, न्यूजीलैंड के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर अमंडसेन, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि केरल की राजधानी कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, याद है ना आपको तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर देखिए तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, क्लियर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, ठीक है ना। 2007 से लेकर के 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दूसरी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में इनका कार्यकाल। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ये सब पॉइंट याद है ना आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है ना। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को, ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? ये उड़ीसा में जो है सूर्य देवता को समर्पित है। अच्छा, और भी मंदिर है उड़ीसा में, जैसे कि लिंगराज मंदिर पूछा जाएगा। कहाँ पर है लिंगराज मंदिर? तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है लिंगराज मंदिर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना था। अब देखिए, नीला ग्रह भी पूछ लिया है इसी पेपर में, लाल ग्रह भी पूछ लिया है, और हरा ग्रह भी पूछ लिया है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक ना एक आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल की अधिकता के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। और लगभग 71% भाग जो है पृथ्वी का जल से
ढका हुआ है। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा किया था। मैंने बताया था कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को शुरू किया था, और फिर ये 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां पर नमक बना करके सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 12 मार्च 1930 को। डेट भी याद रख लीजिएगा, 12 मार्च। और कितने अनुयायी थे इनके पीछे, तो 78 अनुयायियों के साथ ये शुरू किया था इन्होंने। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है, किसका अनुमोदन, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है निरंकुशता हो जाएगा, निरंकुशता। ठीक है ना, यानी कि तानाशाही, राजशाही, इन सब का अनुमोदन नहीं करता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान प्रजातंत्र, प्रभुसत्ता, धर्मनिरपेक्षता, इन सब का अनुमोदन करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। महादेश यानी कि महाद्वीप, हिंदी में महादेश या महाद्वीप, और अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये कौन सा है, तो एशिया है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ध्यान रखिएगा, एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए उसके बाद देखिए, सबसे कौन सा इसमें से सबसे गहरा महासागर है, तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा ये प्रशांत महासागर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर है। 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक जो है, एक जनक के रूप में, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आप ये 40 में 40 पूरा जीके बना करके आइएगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो समानता का अधिकार यह अनुच्छेद किस में है, 14 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जो है क्या बोला था, बताइए, पहले जान लीजिए इसमें है क्या। तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, सनशाइन, तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है ना, इसीलिए सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस विटामिन की कमी से हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, ये विटामिन ए है, इसको क्या बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है। साइंटिफिक नाम इसका रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है ना, इसका रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार। और वहीं अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। इतना आप याद रख लीजिए। मौलिक कर्तव्य 11 है, कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया था, तो सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद होगा, ये चाणक्य के शिष्य रहे थे, चाणक्य इनके गुरु थे, और इन्हीं की सहायता से जो है इसने ध्यानानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो फिलहाल आप चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिए। ठीक है, चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था,
सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना किया था। तो अगर पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आपको याद होगा कि 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था, तो राजा राम मोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसने कराया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज किस भारत के जो है पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय मूल की हैं, बट ये हैं अमेरिका की, हैं भारतीय मूल की। ठीक है ना। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी रिसेंटली 2024 में आपने सुना भी होगा कि ये अंतरिक्ष में गई थी और वहीं पर फंस गई थी। बहुत दिन के बाद ये नीचे आई थी, 9 महीना के बाद लगभग। ठीक है। और ये 3 बार अंतरिक्ष में गई हैं, 2006 में, 2012 में और 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुजरात राज्य से संबंध रखती हैं, इनके पूर्वज गुजरात से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी, तो इंटरनेट ही है ना, इंटरनेट यहाँ पर, ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट याद रख लीजिएगा, इंटरनेट। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म देखिए, अब यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको विकसित किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद देखिए, स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया था आपका स्टारशिप फ्लाइट के नाम से। तो यहाँ पर देखिए स्टारशिप दिया गया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में जनहित याचिका, पिल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। तो पिल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हिंदी में इसको जनहित याचिका बोला जाता है। ठीक है। 1960 के दशक में जो है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुआ था। ठीक है ना। तो अवधारणा किस देश से प्रेरित है, तो अमेरिका से। और भारत में जो है ना जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती, PN भगवती का नाम याद रखिएगा, खास करके PN भगवती का नाम, PN भगवती, ये नाम याद रखिएगा। भारत में इनको जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है। तो ये 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अपना स्कोर बता दीजिए। अब देखिए, अगला सेक्शन जो है यहाँ पर आपका टीचिंग लर्निंग जो है, आपका विद्यालय में शिक्षण अधिगम परिवेश है ना। तो ये GK GS वाला 40 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। लाइक कर दीजिए सेशन को, अपना स्कोर बता दीजिए और एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिए।